गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 23 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 10 नए टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपको कोई भी डाउट होता है तो @prince_लूथरा पे आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। दीज आर टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 10 टॉपिक्स आज हम देखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले सुबनसिरी रिवर को लेकर एक क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कवच को लेकर पहले भी क्वेश्चन हमने पूछे, बट यहाँ पे कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन हम जो है वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। मीटी के बारे में देखेंगे, रीसा न्यूज में था, देखते हैं क्या है ये। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन केव के बारे में जानेंगे। देन नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइजर फैक्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स वैसे हमने डिस्कस किया है, लेकिन यहां पर कुछ नई स्टेटमेंट्स के साथ इसे डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में जानेंगे, सिम्बैक्स सिटमैक्स के बारे में देखेंगे, एंड फाइनली आपका जो रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसके बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। तो सृष्टि, अनुज, संजीव एंड मुकेश ने वेरियस जो वीडियो सीरीज है उसे ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। डाउट्स किल मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। नाउ इस पर्टिकुलर कोटेशन को डिस्कस करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि कल गाइडेंस के लिए 3 फोन कॉल मुझे आए और तीनों फोन कॉल्स के अंदर जो एक मेजर कॉमन थीम था वो यही था कि इस बार का जो उनका अटेम्प्ट था उन्होंने दिया था और एग्जाम जो है वो 1 या 2 मार्क्स से उनका रह गया। हाउएवर प्रॉब्लम यही थी कि वो दोबारा से उस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं एक्सट्रीम के अंदर, एक लय के अंदर नहीं आ पा रहे हैं कि दोबारा से तैयारी जो है उसकी शुरू करी जा सके। उनको ये लग रहा है कि शायद ये एग्जाम वो निकाल ही नहीं पाएंगे और इस तरीके की जो प्रॉब्लम है इसका सामना कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए, डाउट जो होता है, सेल्फ डाउट खासतौर पे, वो सबसे बड़ा ड्रीम किलर होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इफ यू हैव डाउट अबाउट योर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, देन चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो यहां पे जो डाउट्स है वो नहीं आने चाहिए दिमाग में अपने ड्रीम को लेकर, बिकॉज जब डाउट्स जो है दिमाग में आने लग जाते हैं तो यू विल नेवर बी एबल टू गिव योर 100%। आप अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। देयरफॉर आपकी जितनी भी चिंताएं हैं एग्जाम को लेकर कि आपका क्रैक होगा नहीं होगा, देखिए प्रेजेंट सिचुएशन कभी मत देखिएगा कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था या नहीं हुआ। बहुत सारे टॉपर्स ने लास्ट अटेम्प्ट में भी, 5th अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट, 7th अटेम्प्ट में भी जाकर एग्जाम को क्रैक किया। इवन लेटर देन दैट भी इस एग्जाम को क्रैक किया है। ये भी कभी मत देखिएगा कि मॉक टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आए और उसको लेकर आप स्ट्रेस ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जितने मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स आए उतने ही आएंगे आपके प्रीलिम्स के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है ताकि जितनी भी गलतियां आपको करनी है, जितना भी इंप्रूवमेंट करना है, वो इन्हीं दौरान कर लीजिए जब तक आपका प्रीलिम्स का पेपर नहीं आता है। देयरफॉर जो स्कोर आपका कम आ रहा है या फिर तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, यू आर सपोज टू एनालाइज। आपको एनालाइज करने की जरूरत है, ना कि डाउट करने की। तो डाउट मत करिए, एनालाइज करिए कि किस वजह से प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, अगर तैयारी नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है। इन सब चीजों को आपने देखना। लास्ट अटेम्प्ट में अगर आपका 1 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से, इवन 10 मार्क्स से रह गया, 20 मार्क्स से रह गया, 50 मार्क्स से रह गया, आपको सिर्फ उसे एनालाइज करना है कि अगर पेपर रुका तो रुका क्यों। तो डाउट से कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकल के आने वाला है, रादर आपको एनालाइज करना चाहिए। चलते हैं। इंडिपेंडेंस डे का जो डिस्काउंट है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप जेन 50 कोड जो है, दिस इज द कूपन कोड, इसको यूज कर सकते हैं टू गेट द स्ट्रेट 50% फ्लैट डिस्काउंट जो है आपको हर टेस्ट सीरीज, वीडियो सीरीज के ऊपर मिल जाएगा। जो भी वीडियो सीरीज चाहे वो आप कितनी बड़ी से बड़ी क्रैक यूपीएससी एग्जामिन जो आपका क्रैश कोर्स है 2021 का, उसको सब्सक्राइब करना चाहते हो, या फिर इवन 2022 के लिए मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, या फिर किसी भी सीरीज को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जेन 50 कोड को यूज कर सकते हैं फॉर रिपब्लिक डे डिस्काउंट। जो लोग नहीं जुड़े उनके लिए बता देता हूं कि आपको 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज को करेक्ट करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो वो डेंजर जोन में हो जाएगा, वहां पर आपको दोबारा से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। डायरेक्टली हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं, आपको जो लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट सेक्शन, लाइव कमेंट सेक्शन चैट के अंदर आंसर जरूर करना है, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पता है तो वो भी उस क्वेश्चन को लेकर जरूर बताइएगा, और लास्ट में अपने जो आपके मार्क्स हैं उसको जरूर लिखिएगा। और स्टार्टिंग के अंदर आप चाहें तो अपना टारगेट भी सेट कर सकते हो, बिकॉज टारगेट सेट करना एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है। उससे बेसिकली मान लीजिए आपने अगर 8 का टारगेट सेट किया तो एक तरीके से जब आप आंसर करते हैं, जो आपको पूरा ध्यान होता है वो इस चीज पे होता है कि जो मैंने टारगेट सेट किया है मुझे उससे ज्यादा स्कोर करना है। देखिए कम भी आएगा तो भी कोई बात नहीं, नेवरदलेस आपको इंप्रूव जो है वो करते जाना है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सुबनसिरी रिवर इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर एंड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो जो सुबनसिरी रिवर है, अभी न्यूज में थी, बताऊंगा किस वजह से ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है आपको ये बताना है। क्या ब्रह्मपुत्र रिवर की है, आपकी गंगा रिवर की है, यमुना रिवर की है, या फिर गोदावरी रिवर की है। चलिए देखिए, अगर सुबनसिरी रिवर की बात करें, इट्स अ ट्रांस हिमालयन रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है और अराउंड 7.92% कंट्रीब्यूशन करती है पानी का इसके अंदर। अभी ब्रह्मपुत्र रिवर, सुबनसिरी रिवर न्यूज में क्यों थी, क्योंकि चाइना जो है वो एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन कर रहा है
और जब इनको क्वेश्चन किया गया तो यहां पे उन्होंने ये कहा कि जो एलएसी अरुणाचल प्रदेश के पास हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। रीजन ये है कि उसको क्वेश्चन नहीं किया जाना क्योंकि हमने कभी अरुणाचल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। ठीक है, तो वो अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती इंडिया का पार्ट, दैट्स वाई वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप इस चीज के लिए हमें क्वेश्चन नहीं कर सकते। इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, उनका कहना यह है कि देखिए हमें ऑलरेडी पता है, वी आर अवेयर अबाउट द कंस्ट्रक्शन, तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे अगस्त 2019 में आपको यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और नवंबर 2020 की जो इमेज है आप देख रहे हैं कि यहां पे सेटलमेंट्स जो है वो शुरू कर दी गई हैं। ये चाइना के द्वारा किया गया, और देखिए जो चाइनीज स्ट्रेटजी है वो भी कुछ इस तरीके से, इसको कहते हैं वो लिंकची। ठीक है, लिंकची का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज स्लो स्लाइसिंग, किसी चीज को धीरे धीरे स्लाइस करना, और इन फ्रेज फॉर्मेट अगर कहा जाए, डेथ बाय 1000 कट्स, डेथ बाय 1000 कट्स। इस तरीके की चीजें आपको, इस तरीके की फ्रेजेस जो है आपको मेंस के आंसर के अंदर लिखनी है, ताकि जो भी इंडिविजुअल आपका आंसर इवेल्युएट कर रहा है, ही और शी कुड गेट टू नो कि यस आपने काफी सारी चीजें पढ़ रखी हैं, यू आर वेल रेड, और आपको वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में भी पता है। सो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है जो एनिमीज होते हैं उनके लिए चाइनीज फॉलो करते हैं, डेथ बाय 1000 कट्स। तो अलग अलग एरिया के अंदर आप देखेंगे कि चाइनीज जो है वो अपने एनिमीज को परेशान करना शुरू करते हैं, और ये दे डोंट बिलीव इन इमीडिएट डेथ, मतलब किसी को परेशान करना है तो अलग अलग तरीके से अलग अलग एरियाज के अंदर आप धीरे धीरे परेशान करो उसे। तो ये स्ट्रेटेजी जो है चाइना का, ये पर्टिकुलर आप इसको एक 1 ऑफ द 1000 कट ही मान सकते हैं, जिसमें इंडिया को बेसिकली यहां पे प्रवोक करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा ए, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स में दिया गया था, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसे करंट अफेयर से रिलेट किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है कवच के बारे में। तो एक्सरसाइज कवच के बारे में हमने पिछले दिनों में भी कुछ डिस्कस किया है। लेट्स सी, कुछ नई चीजें यहां पे दी हैं कि आप इसको फिगर आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आप जानते हैं एक्सरसाइज कवच के बारे में लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। अब आपको बताना है कि तीनों में से, इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, इनमें से कौन कौन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। सोचें। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया था कि अंडर द एजिस ऑफ ANC, अंडमान निकोबार कमांड के अंदर ये हो रही है, और मैंने आपको वहां पे ANC के बारे में बताया था, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के बीच के डिफरेंस को भी बताया था, आई होप आपको याद होगा। तो एक लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम एक्सरसाइज कवच है, इसे किया जा रहा है, और ये एक पर्टिकुलर कमांडर के अंडर में जो सारी एसेट्स होती हैं, इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी की, एयरफोर्स की, और इवन कोस्ट गार्ड की भी, तो यहां पे इस पॉइंट को मैंने एक्स्ट्रा डाला है यहां पे। इवन तो लास्ट में मैंने आपको ब्रीफली ICG के बारे में भी बताया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो होंगे उनकी एसेट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, बट मैं देखना चाहता था कि कितने लोगों ने वो चीज ध्यान से सुनी है, क्योंकि इंडियन आर्मी सबको पता है, ठीक है, एयरफोर्स भी सबको पता है, और अगर इंडियन नेवी लिखता वो भी काफी इजी हो जाता, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड क्या आपको पता है कि नहीं पता, ये मैं जानना चाहता था। अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर डी मार्क किया है देन दैट इज करेक्ट। इट मींस आपको जो नॉलेज है इस चीज की वो बहुत अच्छे तरीके से है, और एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, और इवन एक्सप्लेनेशन नहीं भी सुना है तो जो रीडिंग कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि इंडियन नेवी के साथ साथ ICG जो है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, तो तीनों की जो चारों हैं आपकी नेवी को भी मिलाकर उनकी एसेट्स का इसके अंदर पार्टिसिपेशन होगा एक्सरसाइज कवच के अंदर। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहां पे जल्दी से मार्क करें, करेक्ट बताना है या फिर आपको क्या इनकरेक्ट बताना है। यहां पे करेक्ट पूछा है, नीति आयोग इन इंडिया विल एस्टैब्लिश अ क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन की एक जो लैब है वो नीति आयोग जो है एस्टैब्लिश कर रही है। वैसे नीति आयोग काफी सारे जो आपके टेक्नोलॉजी वाले इनिशिएटिव उसको करता रहता है, हो सकता है ये भी किया हो। AWS विल प्रोवाइड होस्टिंग विद टेक्निकल एंड प्रोग्राम सपोर्ट फॉर द लैब। तो इसमें AWS जो है पता नहीं क्या है, ये देखेंगे बाद में। ये जो है होस्टिंग और टेक्निकल एंड प्रोग्रामेटिक सपोर्ट जो है वो इस लैब को देगा। Then the lab is world's first quantum computing application lab on AWS to support a national government's mission to drive innovation। तो इनोवेशन को ड्राइव करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट का एक आप कह सकते हैं मिशन है, ये पहली फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन जो लैब है AWS पे बेस्ड बनाई गई है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर भी AWS की बात करी गई है, यहां पे भी AWS की बात करी गई है। सो AWS हियर इज Amazon वेब सर्विस। और आप जानते हैं कि अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। जब हम लोग तैयारी किया करते थे तब क्लाउड कंप्यूटिंग जो था एक न्यू कॉन्सेप्ट आया था, और अभी तो ये आप हर एरिया के अंदर देख सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विस है AWS के द्वारा प्रोवाइड करी गई है, ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब जो है उसको बनाया जा सके। Amazon वेब सर्विस जो है इसने ये पूरी की पूरी फैसिलिटी जो है उसी पे ये बेस्ड बनाई गई है। लैब जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब है, जो कि AWS के सपोर्ट से चलेगी, और हमारा जो गवर्नमेंट का मिशन है इनोवेशन को ड्राइव करने का, उसको भी ये अचीव करने में हेल्प करेगी। AWS विल प्रोवाइड होस्टिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीति आयोग इवन तो काफी सारे
टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव के अंदर इन्वॉल्व रहता है, उसमें पायनियर रहता है, बट दिस टाइम ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है मीटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा ये पर्टिकुलर क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब जो है वो बनाई जाएगी, ना कि नीति आयोग के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एप्लीकेशन के ऊपर पहले भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, रीसा के बारे में डिस्कशन करते हैं। रीसा काफी न्यूज में था, लेट्स सी क्या है ये। रीसा इज अ कस्टमरी हैंड वुवन क्लॉथ यूज्ड लार्जली बाय विच स्टेट्स इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज। तो लार्जली किस राज्य की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उसके द्वारा ये जो हैंड वुवन क्लॉथ होता है रीसा, इसको यूज किया जाता है। देखिए आर्ट एंड कल्चर का एरिया है, वैसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स में था। सोचिए फिर इसको डिस्कशन करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा भी सही ये किस तरीके से दिखता है। चलिए, तो रीजा भी न्यूज में था। रीजा इज वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द कस्टमरी त्रिपुरी फीमेल अटायर। तो यहां पे जो लेडीज होती है उनकी जो पोशाक होती है उसमें से ये एक पार्ट होता है बेसिकली उनकी पोशाक का, जिसको कहते हैं रीसा। ठीक है, एक होता है इसी के साथ का रिगनई और एक होता है रिकुतु। ठीक है, रीसा जो होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको हेड गियर के तौर पे, मतलब इसको सर के ऊपर बांधने के लिए भी यूज किया जाता है। और अभी जो है सीएम, जो त्रिपुरा के सीएम है, वो काफी न्यूज में थे, इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं बेसिकली। दैट्स वाई क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ सकता है क्योंकि न्यूज के अंदर दिया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फीमेल अपर क्लॉथ है और हेड गियर के तौर पे यूज किया जाता है। इवन जो डिस्टिंग्विश्ड रेसिपिएंट्स होते हैं, जिनको अलग अलग ऑनर कोई अवार्ड दिए जाते हैं, उनको भी ये जो है जो रीसा होता है क्लॉथ, ये दिया जाता है सम्मान के तौर पे। तो ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट एट। तो ये कहां पर डिस्कवर करी गई है? क्या ये इंडिया के अंदर डिस्कवर करी गई है, इजिप्ट, जापान, इंडोनेशिया? सोचिए फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट, लाइफ साइज पिक्चर ऑफ पिग, जिसको यह माना जा रहा है कि 45,500 साल पहले इसे पेंट किया गया था, इसे बनाया गया था, और वो भी यहां पर मिली है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो यहां पर इंडोनेशिया के अंदर ये पाई गई है। डी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था कंपेरेटिवली, सो ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले ट्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है, नाउ दिस इज रियली अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट इफ यू वांट टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर सीरीज, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस, दोनों ही भाषाओं में ये बाइलिंगुअल सीरीज अवेलेबल है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू सब्सक्राइब दिस बिकॉज नाउ यू विल गेट जेन 50 से 50% डिस्काउंट आप ले सकते हैं रिपब्लिक डे के ओकेजन के ऊपर। और इसके साथ साथ अगर आप मिशन यूपीएससी 2022 को लेना चाहते हैं, अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन दो एनी द सीरीज यू वांट टू सब्सक्राइब, यू कैन जस्ट यूज द जेन 50 कोड। कोई भी सीरीज सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा टू गेट द स्ट्रेट 50% फ्लैट डिस्काउंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। Which is the first place in India where a natural gas-based fertilizer factory was established? तो अभी कहां पर पहला प्लेस ऐसा इंडिया का बना है जहां पे नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है उसे अभी एस्टैब्लिश किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या मयूरभंज में, तारापुर में, नामरूप में, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने एक मीटिंग चेयर करी और अपकमिंग 12.7 लाख MMTPA कैपेसिटी का जो प्लांट है उसे यहां पर नामरूप के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया है। नामरूप का जो 4th यूनिट है उसे यहां पे इंश्योर किया कि लोकल डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा और यहां पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी वो भी लोकलाइट्स के लिए यहां पर प्रोवाइड करी जाएंगी, क्योंकि इस तरीके से जब भी कोई फैक्ट्री बनती है तो आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उनके लिए क्रिएट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन नामरूप की जो जगह है आपको मैप के ऊपर देखना काफी जरूरी है। सो यहां पे देख लीजिए नामरूप कहां पे लोकेट करता है। बिल्कुल असम के बिल्कुल एंड में आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, रिवर दिहांग जो है वो इसमें से होके गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। रिवर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो नामरूप इट्स अ टाउन इन स्टेट ऑफ आसाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। पुट द फॉलोइंग स्टेट्स इन रैंकिंग एज पर इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग जो है आ चुकी है, हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में। मैंने आपको यूटीज का नाम बताया था, हिल स्टेट्स का नाम भी बताया था कि किस किसने टॉप किया है। आपको बताना है रैंकिंग के अंदर कौन फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सेकंड पे और कौन थर्ड पोजीशन पे है। तो यहां पे रैंकिंग करें आप। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक आप जानते हैं टॉप 3 स्टेट्स हैं, तीनों के नाम यहां पे दिए गए। और इसके बाद जो पैरामीटर्स इसके अंदर कंसीडर किए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोचिए। चलिए देखिए, इंफोग्राफिक नहीं दिखाऊंगा, कल मैंने आपको दिखाया तो बताया था कि फर्स्ट रैंक किसका था यहां पे, कर्नाटक का। जीआई टैक्स काफी सारे निकल के आए हैं। इवन एफडीआई के अंदर भी कर्नाटक ने बहुत अच्छा काम किया। पहले तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे हुआ करता था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और तमिलनाडु को पीछे कर दिया है। थर्ड पोजीशन पे आपका तमिलनाडु है। सो दिस इज द रैंकिंग, आप देखेंगे। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा?
ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं जो पैरामीटर्स कंसीडर किए जाते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को कंप्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया था एफडीआई जो है उसमें कर्नाटका ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। नॉलेज वर्कर्स देखे जाते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरमेंट जो है ये भी एक अनेबलर्स होते हैं। इन सब के बेसिस पे इनोवेशन इंडेक्स को कंप्यूट किया जाता है और वेरियस स्टेट्स को रैंक किया जाता है, वेरियस यूटीज को रैंक किया जाता है और एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कल कि न्यू दिल्ली जो है उसका रैंक क्या था, दिल्ली का रैंक फर्स्ट था और दिल्ली के बाद किस नंबर आता है, दिल्ली के बाद सेकंड रैंक किसका था, सेकंड रैंक चंडीगढ़ का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन मैंने आपको हिली स्टेट्स के बारे में भी बताया था, नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश ने टॉप किए, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ मालाक्का को लेकर। स्ट्रेट ऑफ मालाक्का इज इन डैश डायरेक्शन ऑफ सिंगापुर। मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंगापुर अभी न्यूज में था, क्यों था वो भी बताऊंगा और इससे कंसर्निंग कुछ एक्सरसाइजेस भी न्यूज में थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे मैप रिलेटेड क्वेश्चन में बताएं स्ट्रेट ऑफ मालाक्का सिंगापुर की कौन सी डायरेक्शन में है। अगर देखिए देखा जाए सिंगापुर अगर यहाँ बीच में है तो ये उसकी ईस्ट हो गई डायरेक्शन, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ होगी। आपको बताना है जो आपकी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है जिसके ऊपर मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा ये कहां पे लोकेट करती है। लेट्स सी कि आपने जब मैप के ऊपर एटलस के ऊपर उसे देखा होगा कि आसपास की चीजों पे भी ध्यान दिया या नहीं दिया। जिन लोगों ने दिया होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, सोचे। चलिए, तो फिफ्थ डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग, डीएमडी कहते हैं जिसे, फिफ्थ डीएमडी, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में अभी सक्सेसफुली हेल्ड किया गया था 2 दिन पहले थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। ठीक है, दैट्स वाई सिंगापुर न्यूज में था और इसकी लोकेशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पे अगर मैं आपको एक बार मैप पे दिखा देता हूं, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, एटलीस्ट उन्होंने तो जरूर देखा होगा जिन्होंने कमेंट सेक्शन में आंसर किया हुआ था। सो दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड दिस इज सिंगापुर और ये आपके वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है, 2 स्टेटमेंट्स देके आपसे पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सिम्बेक्स इज ए बायलेटरल एक्सरसाइज, सिम्बेक्स जो है एक बायलेटरल एक्सरसाइज है। सिटमैक्स इज ए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, सिटमैक्स जो है एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सोचें इसके बारे में, अगर याद हो पिछले महीने मैंने इसको लेकर कुछ हिंट दिया था आपको, नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है, लेकिन यस मैंने आपको एक हिंट जरूर दिया था कि इन चीजों को कैसे याद रखना चाहिए। सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो वेरियस मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करी जो बायलेटरल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हम सिंगापुर के साथ करते हैं। जब इस तरीके के नाम आए तो कोशिश करो, खासतौर पे सिंगापुर के साथ तो वैसे ही इजी हो जाता है काफी याद रखना। तो यहाँ पे ईएक्स से क्या होगा, ईएक्स तो एक्सरसाइज ही होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए ईएक्स स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। एम क्या है, दिस इज मैरीटाइम। ठीक है, जो नेवी रिलेटेड एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो यहाँ सिटमैक्स में तो आपका ये कंप्लीट हो ही गया, मैरीटाइम एक्सरसाइज। यहाँ पे मैरीटाइम, बी से क्या है, बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, बी स्टैंड फॉर बायलेटरल, बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय। तो यहां पे एस और आई क्या है, एक कंट्री का नाम सिंगापुर, एक कंट्री का नाम इंडिया। तो क्या बनाए, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। अब नीचे आ जाते हैं, यहां पे एस से तो सिंगापुर हो गया, ठीक है, आई से इंडिया हो गया, टी से क्या है, टी से है थाईलैंड, मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज, सिम्बेक्स एंड सिटमैक्स, इस तरीके से याद रखिएगा। और यहां पे देखा जाए तो यहां पे 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो ये त्रिपक्षीय हो जाती है, ट्राइलेटरल हो जाती है। यहां पे 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है, सो ये बायलेटरल हो जाती है, द्विपक्षीय हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर और फिर हम करेंगे रिविजन। ऑन विच रिवर रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। नाउ देखिए, ये वैसे पुराना प्रोजेक्ट है काफी, लेकिन बार बार न्यूज में आता है। अभी रिसेंटली न्यूज में इस वजह से भी था क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि यहां पर 5281 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। ठीक है, फॉर 850 मेगावाट रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आपको बताना है कौन सी रिवर के ऊपर लोकेट करता है। देखिए, पावर जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट है और खासतौर पे जो ये रिवर्स हैं यहां से पावर जनरेशन का जो एक स्कोप है वो और भी ज्यादा हो जाता है। दैट्स वाई यहां पे काफी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसी चीज को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट भी देखेंगे। तो यहां पे जल्दी से बताएं कौन सी रिवर के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है बनाया गया, चिनाब, इंडस, ब्यास या सतलुज। चलिए, तो यहां पे जो पर्टिकुलर पावर सप्लाई जो है इसकी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए और ये जो ग्रिड है, ग्रिड को बैलेंस करने के लिए, इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए पावर जनरेशन जो है वो करी जा रही है और यहां पे रिवर्स जो है हाइड्रो पावर जो है उसकी सहायता ली जा रही है। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इट कम्स ओवर चिनाब, रिवर चिनाब के ऊपर आता है। एक बार लोकेशन देख लीजिए। सो दीज आर द रिवर्स। कल भी हमने वैसे डिस्कशन किया था, मैंने आपको बताया था BRS, ये क्या है, ब्यास
रावी, सतलुज, ये आता है इंडिया की साइड, और उनकी साइड क्या आता है, पाकिस्तान की साइड, ICJ, इंडस, चेनाब एंड झेलम, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि आईसीजे का पानी जो है वो इंडिया यूज नहीं कर सकता। मैंने आपको कुछ एरियाज बताए थे कि इन सब चीजों के लिए एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 इंडिया भी पानी को यूज कर सकता है। दैट्स वाई यहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर इंडिया ने बनाया है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज दैट इज अलाउड एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी ने इवन तो चेनाब जो है वो किसकी रिवर है, जो वेस्टर्न 3 रिवर्स है वो पाकिस्तान को दी है, लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन दिए कि इन रिवर्स के ऊपर भी इंडिया चाहे तो कुछ चीजें करी जा सकती हैं, और यहां पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया गया दैट इज एज पर द ट्रीटी ओनली। सो दिस इज द चेनाब रिवर, देख सकते हैं आप, ये झेलम और ये आपकी है इंडस। नीचे हमारी जो रावी, सतलुज और ब्यास है ये इंडियन साइड में आती है, ईस्टर्न रिवर्स है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपनी रिवीजन की तरफ और 2 मिनट के अंदर इसे रिवाइज करेंगे एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर जरूर करिएगा, नहीं पता तो दूसरे का पढ़ के टाइप करिएगा, लेकिन लिखना जरूरी है, उससे आपके जहन में चीज और भी लंबे समय तक के लिए बैठ जाती है। तो जब आपने पूरा लेक्चर देखा, ये इतना टाइम आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट 1 to 2 मिनट्स मोर, सो दैट जो चीज आपने पढ़ी है वो एटलीस्ट आपको थोड़े लंबे टाइम तक के लिए याद रहे और आप एग्जाम में उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाए। चलिए, जल्दी से मुझे बताएं, सुबनसिरी रिवर जो है ट्रांस हिमालयन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी जो है, कितने % पानी उसका कंट्रीब्यूट करती है। मैंने आपको चाइना की पूरी न्यूज बताई थी कि LAC के पास कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और चाइनीज की जो पूरी फिलॉसफी थी डेथ बाय द 1000 कट्स, वो भी मैंने आपको बताया था। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि देखिए हमें पता है इस चीज के बारे में, कोई नई चीज नहीं है, और अराउंड 8% जो पानी होता है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है। ध्यान रखिएगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी, ये भी ध्यान रखिएगा, मोर स्पेसिफिकली 7.92%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन आपसे रहने वाला है, कवच के अंदर, एक्सरसाइज कवच के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये बताएं मुझे। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के अलावा और कौन कौन होता है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये आपकी ANC दैट इज अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंदर कराई जा रही है, और इसके अलावा 2 इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इनकी भी एसेट्स होती हैं इसके अंदर, और इंडियन नेवी की एसेट्स जो है वो भी यूज में लाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहां पर मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी से मुझे बताएं, जो ये क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब जो कंट्री के अंदर क्रिएट करी जा रही है, किसके द्वारा करी जा रही है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इसके अंदर AWS जो सर्विस है, अमेजोन की वेब सर्विस है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये लाई गई है MITI के द्वारा। MITI इन इंडिया विल एस्टैब्लिश द क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब। देन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज बताएं रीसा जो है कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। यहाँ के जो CM थे इसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और रीसा जो है इसको हेडगियर के तौर पे, फीमेल अपर क्लोथ्स के तौर पे, और साथ में ही जब भी किसी जो डिग्नेटरीज होते हैं, जो ऑनर उनको किया जाता है, तो वहां पर भी इसको दिया जाता है, और हेडगियर के तौर पे तो मैंने आपको बता दिया। तो त्रिपुरा जो है इससे एसोसिएट करता है, कुछ इस तरीके से दिखता है क्लॉथ। फिर हमने देखा था आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन केव आर्ट, कहां से किया, इंडोनेशिया से, और यहाँ पे जो पिग बनाया गया था 45,500 साल पहले, वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। देन जेन 50 कोड जो है इसको यूज कर लीजिएगा इफ यू वांट टू सब्सक्राइब एनी ऑफ द वीडियो सीरीज, कोई भी सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सो स्ट्रेट 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था Which is the first place in India where a natural gas based fertilizer factory जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया। नामरूप मैंने आपको बताया था असम में लोकेट करती है। एट द सेम टाइम मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि जल्दी से बताएं, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग जो है किस तरीके से है वो आपको बताना है। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, लेट मी सी किस किसने आंसर किया है। देन इसके अलावा पैरामीटर्स जो यूज किए गए हैं वो ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरमेंट के साथ साथ सेफ्टी एंड लीगल एनवायरमेंट को यूज किया गया है। देन स्टेट ऑफ मलाक्का की बात करें, ये जो है किस डायरेक्शन में है, मैंने आपको दिखाया था वेस्टर्न डायरेक्शन में है। सिटमैक्स और जो आपका सिम्बैक्स था उसके बारे में भी बताया था, किस तरीके से आपको इसके नाम जो है उसको एक्सपेंड करेंगे तो पता चल जाएगा द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय एक्सरसाइज कौन कौन सी है, कौन सी बायलेटरल है, कौन सी ट्राइलेटरल है। चलिए, लास्ट में हमारा डिस्कशन हुआ था रातले प्रोजेक्ट के बारे में, चिनाब के ऊपर है, और मैंने आपको ये भी बताया कौन सी रिवर हमारी साइड है और कौन सी रिवर पाकिस्तान की साइड है, और किस किस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। चलिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं। मुझे उन 3 रिवर्स के नाम बताएं जो कि इंडिया की साइड है। मैंने आपको 3 रिवर्स के नाम बताए थे, ईस्टर्न साइड की इंडिया की साइड थी, मैंने आपको एक निमोनिक भी बताया था कैसे याद रखना है, और 3 रिवर मैंने पाकिस्तान के साइड की भी बताई थी। तो आप मुझे बताएं 3 रिवर्स हमारे साइड वाली कौन सी है, याद आ रहा है आपको कुछ। चलिए, मेंस के क्वेश्चन से पहले कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं इसको देने की बजाय, जैसे पहले हम रोज एक करंट अफेयर्स का
या फिर दूसरे स्टैटिक सब्जेक्ट का मैं आपको खुद एक क्वेश्चन बना के देता था, वो देना चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा, आई थिंक ये टेलीग्राम पे मुझे बता दीजिएगा आप, या फिर चाहें तो बेटर ये रहेगा और भी अच्छा ये रहेगा कि आप मुझे यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या आप चाहते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चंस मैं आपको दूं जब तक ये कंप्लीट नहीं होते, या फिर जैसे मैं आपको खुद क्वेश्चंस बना के देता था करंट अफेयर्स और स्टैटिक क्वेश्चन के वैसे दूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, फिर उसी चीज को हम प्रैक्टिस कर लेंगे जो भी आप कहेंगे। नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं के व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में इसका आंसर करना है। The interlinking of rivers can provide viable solution to the multi-dimensional interrelated problems of droughts, floods and interrupted navigation. Critically examine करना है इसे आपको 250 वर्ड्स के अंदर। चलिए, जो सेकंड आपका चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेटवर्क यूपीएससी का। यहाँ पे 9 PM लाइव जो है एवरीडे बेसिस पे हम रैपिड फायर तौर पे 10 से 15 मिनट के अंदर ही 10 क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स को सोल्व करते हैं और मैं आपके आंसर्स जो है वो भी लाइव देख पाता हूं। सो 9 PM जरूर मिलिएगा मुझे सेकंड चैनल के ऊपर। और लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं वो है अमन राय। अमन, आप मुझे @prince_लूथरा पे बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। यहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर बताया है काठमांडू, बिम्स्टेक का जो है ढाका के अंदर है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी बी से बांग्लादेश होता है और बांग्लादेश ढाका, इस तरीके से आप एसोसिएशन बना सकते हैं। मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कम मार्क्स में तो भी लिख दीजिएगा, और जो सेकंड अटेम्प्ट के मार्क्स होंगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, सो दैट वी कुड सी कि आपने फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना इंप्रूवमेंट किया। 9 PM मिलते हैं। जो आपकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू एट 9 PM। हैव अ नाइस डे।